हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम अपने राजस्थान भूगोल की क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपना सबसे पहले दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ चुके थे, पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ चुके थे और अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी विशेषताएं, उत्पत्ति, उसमें कौन कौन सी वर्गीकरण यानी 3 भागों में किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, उस पर चर्चा कर रहे थे। उससे पहले मैंने विशेषताओं बता दी किन किन राज्यों में है, राजस्थान के किन जिलों में गुजरती है। और हमने उत्तरी अरावली का अध्ययन कर चुके थे, मध्य अरावली का अध्ययन कर चुके थे। अब बात कर रहे थे हम दक्षिणी अरावली की, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दक्षिणी अरावली का विस्तार बता दिया था, किन किन जिलों में है, और उसकी औसत ऊंचाई भी बता दी थी, 900 मीटर आ जाती है। उसकी प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी आ जाती है दक्षिणी अरावली में, जैसे सबसे पहले दिवेर की पहाड़ी आ जाती है, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी, गुगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में आ जाती है, खमनोर राजसमंद में आ जाती है, और एक कुकरा की पहाड़ियाँ आ जाती है, बिजरावल ग्राम की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में आ जाती है। इस प्रकार मैंने आपको पहाड़ियाँ बता चुका था। फिर बात करते हैं आज हमारा टॉपिक उसके आगे राजस्थान के जो दक्षिण अरावली में जो प्रमुख दरें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में जो दक्षिण अरावली में अगर दरों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है देबारी दर्रा। आपसे पूछा जाता है देबारी दर्रा किस जिले में है, अरावली के किस भाग में है, तो ये दर्रा सबसे पहले आ जाता है उदयपुर व चित्तौड़गढ़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के मध्य। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि दर्रा क्या होता है। जब अरावली हमने उत्तरी अरावली पढ़ी थी, तब मध्य अरावली पढ़ी थी, उसमें भी बताया था। उत्तरी अरावली यानी मध्य देबारी दर्रे की बात करें तो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के मध्य आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरा दर्रा कौन सा आ जाता है, तो देबारी दर्रा उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है, जिसके लिए उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के मध्य हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान का दूसरा दर्रा यानी दक्षिणी अरावली का, तो आ जाता है हाथी दर्रा। हाथी दर्रा, अगर हाथी दर्रे की हम बात करना चाहें कि यह किस जिले में है, तो ये उदयपुर में आ जाता है। उदयपुर में आपने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो पहले वो देख लो, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। फिर बात करें तीसरा दर्रा की, वो आ जाता है केवड़ा केनाल। केवड़ा केनाल जो कि उदयपुर में है। बाद में बात करते हैं अपना नेक्स्ट आ जाता है फुलवारी केनाल। जब भी आपके पास है केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, ये सब उदयपुर में ही हैं और दक्षिणी अरावली का भाग आ जाते हैं। फुलवारी की नाल उदयपुर में आ जाता है। फिर नेक्स्ट दर्रे की हम बात करते हैं, वो आ जाता है कामली घाट दर्रा। कामली घाट दर्रा, अब बात करें ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आ जाता है अपने राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, जो तिलक के आकार का है। मैंने जिला दर्शन जब आपको जिला की पूरी विशेषता बताई था, उस जिले की पूरी विशेषता बता चुका। अब बात करेंगे कामली घाट जरा जो अपना दर्रा है वो राजसमंद व अजमेर को जोड़ता है, यानी राजसमंद और अजमेर के मध्य है। फिर बात करें हम नेक्स्ट दर्रा की, तो हाथी दर्रा हो गया, देबारी हो गया, केवड़ा की नाल हो गया, फुलवारी की नाल हो गया, और फुलवारी की नाल हो गया, फिर कामली घाट दर्रा भी हो गया। फिर बात करें तो एक दर्रा आ जाता है हाथी गुड्डा दर्रा। बात करते हैं हाथी गुड्डा दर्रा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी राजसमंद में है। अब बात करें राजसमंद जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उससे अगर हम कुंभलगढ़ दुर्ग जाएंगे तो उस मार्ग पर ही हाथी दर्रा है वो आता है। फिर बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट गोराम घाट दर्रा। गोराम घाट दर्रा, अगर गोराम घाट दर्रा की अगर हम बात करना चाहें तो गोराम घाट दर्रा, गोराम घाट दर्रा जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में, गोराम घाट दर्रा आ जाता है पाली व राजसमंद को जोड़ता है, पाली व राजसमंद को जोड़ता है। ठीक है। अब बात करें एक दर्रा और बच जाता है जो कि देशूरी दर्रा आ जाता है पाली में। अगर आपसे पूछा जाए देशूरी दर्रा, देशूरी दर्रा जो कि पाली में आ जाता है। फिर आपसे पूछा जाए स्वरूप घाट दर्रा, स्वरूप घाट दर्रा जो कि पाली में है। इस देशूरी दर्रा है ना अपना, देशूरी दर्रा की एक है कि मारवाड़ को मेवाड़ से भी जोड़ता है, यानी मारवाड़ का जो भाग है अपने राजस्थान में उसको मेवाड़ से जोड़ता है। अब बात करते हैं स्वरूप घाट हो गया, देशूरी हो गया, गोराम घाट हो गया और हत्ती गुड्डा हो गया और कमली घाट हो गया। अब एक और दर्रे की अगर हम बात करें तो वो सोमेश्वर दर्रा बच जाता है, सोमेश्वर। सोमेश्वर
ठीक है। अगर सोमेश्वर दर्रे की हम बात करना चाहें कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोमेश्वर दर्रा भी पाली में आ जाता है। बात करते हैं हल्दी हाथी दर्रा हो गया, हाथी गुड्डा हो गया, हाथी दर्रा हो गया, एक हाथी पर और बच जाता है जो कि ये है हल्दी घाटी दर्रा, जो भी कि राजसमंद में है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, उसी के पास में, यानी तले का मैदान, यानी वो भी इसी के दर्रे के पास में ही है। तो ये हो गया कौन सा दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा। फिर बात करते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने आपको राजसमंद में बता दिया, राजसमंद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमने राजस्थान के जो दक्षिणी अरावली के दर्रे देख लिए, देवबारी देख लिया, हाथी दर्रा, केवड़ा केनाल, फुलवारी केनाल, कामली घाट, हाथीगुडा, गोराम घाट, देसूरी, स्वरूप घाट, सोमेश्वर, हल्दी घाटी। कहने का मतलब है कि दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, क्योंकि जो अरावली पर्वत है इसकी विस्तार भी सबसे ज़्यादा दक्षिणी अरावली में, विस्तार सबसे ज़्यादा हो गया, ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा है। तो दो पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण मार्ग होने के कारण दो ही भागों को जोड़ने के लिए जो दर्रे का निर्माण किया गया वो दक्षिणी अरावली में सबसे ज़्यादा है। अब बात करें कि अपनी जो दक्षिणी अरावली है उसकी प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था कि अधिकांश चोटियाँ भी किस में, दक्षिणी अरावली में। सबसे ऊंची चोटियाँ भी दक्षिणी अरावली में है। तो प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं साथ में। प्रमुख चोटियाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो सिरोही में आ जाती है। तो वो इसकी अगर लंबाई की ऊंचाई की बात पूछे तो 1722 मीटर आ जाती है, जो कि गुरु शिखर है। तो बात करते हैं सबसे पहले उसका क्या नाम है, तो सबसे ऊंची चोटी आ जाती है गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी देखते हैं, गुरु शिखर, बाद में शहर आ जाता है, फिर दिलवाड़ा, ये सभी सिरोही में है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा। और बात करें फिर ऊंची चोटियों में, तो जरगा आ जाती है, ये सिरोही में ना होकर उदयपुर में है। फिर अचलगढ़, फिर वापस सिरोही में चली जाती है अचलगढ़। अचलगढ़ अगर फिर बात करना चाहें, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। फिर बात करते हैं कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़ की अगर हम बात करना चाहें सिरोही में, तो ये तीन तो हो गई सिरोही में, ठीक है। जरगा वाली हो गई उदयपुर में। फिर अचलगढ़ मैंने आपको सिरोही वापस बताई, सिरोही में। फिर बात करें कुंभलगढ़ की, अगर हम बात करना चाहें कुंभलगढ़, अचलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, तो कुंभलगढ़ आ जाता है राजसमंद में, ठीक है। अब इनकी अगर ऊंचाई की बात करना चाहें, तो सबसे पहले आ जाती है गुरु शिखर की ऊंचाई आ जाती है 1722 मीटर। कहीं कहीं पर आपको 1727 मीटर में मिलेगा, जो कि समुद्र तल से है। मैंने आपको जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था तब बताया था कि उच्चावच, जो कि अपने राजस्थान के लिए, भारत के लिए संदर्भ के, अगर उच्चावच का हम निर्धारण करते हैं तो चेन्नई से करते हैं। तो इस प्रकार जब समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 1727 आ जाती है, और ऐसे आपको 1722 मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं फिर शेर की कितनी ऊंचाई आ जाती है, तो ऊंचाई आ जाती है 1597। इन चोटियों का आपसे जब एग्जाम में ना अवरोही क्रम में भी लगवा सकता है, अवरोही क्रम में 1442 यार। कुंभलगढ़ गुरु शिखर की 1722, शेर की 1597, और देलवाड़ा की बात करें तो 1442 मीटर आ जाती है, 1442 मीटर, 1597 मीटर। अवरोही क्रम में भी आपसे एग्जामिनर लगवा सकता है। अगर उदयपुर में जरगा की बात करें, जरगा की कितनी ऊंचाई आ जाती है, तो 1430 मीटर आ जाती है। और बात करें अचलगढ़ की, तो 1381 मीटर आ जाती है। और बात करेंगे जो अपनी कुंभलगढ़ है राजसमंद वाली, उसकी ऊंचाई की अगर आपसे पूछी जाए तो वो आ जाती है लगभग 1224 मीटर। आप अगर इतनी चोटियों का भी ऊंचाई ध्यान में रखोगे तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, अवरोही वाला क्रम। फिर बात करते हैं कुंभलगढ़ राजसमंद वाली हो गई, अचलगढ़ हो गया, जरगा, गुरुशिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ तक हमने बात कर ली, उसकी ऊंचाई भी देख ली, किस डिस्ट्रिक्ट किस जिले में वो भी देख ली। अब आगे की बात करते हैं, जो अपनी पर्वत चोटी आ जाती है ऋषिकेश। अगर ऋषिकेश की बात करें, ये किस जिले में है, फिर आ जाती है कमलनाथ हो गई। फिर बात करते हैं सज्जनगढ़ किस जिले में आ जाती है, सज्जनगढ़ के बाद में अगर आपसे पूछा जाए सायरा के बाद में पूछा जाए लीलागढ़। ये सब चोटियाँ दक्षिणी अरावली में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने दक्षिणी अरावली की आपको चोटियाँ पढ़ा रहा हूँ। लीलागढ़, फिर नागपानी आ जाती है, फिर एक चोटी गोगुंदा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। फिर एक अगर और लिखना चाहो तो कोटड़ा,
ठीक है। अब इनके ज़िले की अगर हम बात करें साथ में ज़िले कौन कौन से में है, तो ऋषिकेश की अगर आपसे पूछा जाए किस ज़िले में है, तो ये सिरोही में आ जाती है, क्योंकि सिरोही में सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ सिरोही ज़िले में। अगर अरावली का विस्तार पूछा जाए तो वो जिला आ जाता है उदयपुर अपना। अगर कमलनाथ की बात करें तो उदयपुर आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सज्जनगढ़, ये भी उदयपुर में आ जाती है। अगर सायरा की बात करें तो उदयपुर में। लीलागढ़ की बात करें ये भी उदयपुर में। ये लीलागढ़ भी उदयपुर में, नागपानी भी उदयपुर, कोटड़ा गोगुंदा कोटड़ा ये सब उदयपुर की चोटियाँ आ जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये याद रखना इतने 5 में से आपको अवरोही आरोही यानी आरोही क्रम में भी लगवा सकता है एग्जामिनर, आरोही और अवरोही क्रम, इसका खास कर ध्यान रखना। एग्ज़ाम में ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है अभी हाल ही में, जो भी 2022 में अपनी एग्ज़ाम हुई थी उनमें। ठीक है, अब देखो 2023 में एग्जामिनर क्या पूछता है अपनी सीईटी में और साथ में जो रीट है उसकी एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या लेते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अपनी जो यूट्यूब की घोषणा हुई थी 1 जनवरी से कि आपको डेली 3 क्लास मिलेंगी। राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लेना ना भूले सुबह 7 बजे, और आर्ट कल्चर की डेली क्लास आती है वो भी लेना ना भूले, और राजस्थान भूगोल की क्लास तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, वो भी डेली लिया करो जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। तो आज की सूचना ये है, आपकी 2 जनवरी से आज से क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, कल घोषणा हुई थी। तो बात करते हैं कि आज एक उसमें मोटिवेशन लाइन भी थी, आप किसी भी मंजिल से तब तक दूर हैं, आप किसी भी मंजिल से तब तक दूर हैं जब तक कि आपके द्वारा कोई पहला कदम यानी उसके प्रति ना उठाया जाए। तो हम अपना कदम उठा चुके हैं अपनी सफलता के लिए, उसके लिए मेहनत करने के लिए नए साल से नए जोश जुनून के साथ आज स्टार्ट कर चुके हैं प्रोग्राम। तो बात करते हैं अब आगे की बात हम करते रहे थे कि जो हमने दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ जो चोटियाँ थी वो देख चुके, उसमें दरें जो देख चुके और उसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी देख चुके। अब बात करते हैं कि अरावली के यानी प्रमुख पठार कौन से आ जाते हैं अरावली में। अब पूरी अरावली की अगर हम पठार की बात करें, अरावली के पठार, तो सबसे पहले राजस्थान का पठार सबसे ऊंचा कौन सा है, कौन सा ऊंचा पठार है, तो बात करें वो। अगर आपसे पूछा जाए पठार क्या है, तो पठार धरातल पर स्थित ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका शीर्ष क्या हो समतल, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो 300 मीटर तक हो वो पठार की श्रेणी में आता है। ठीक है, उच्च ऐसा समतल धरातल से ऐसा उठा हुआ कोई भूभाग जो ऊपर से क्या हो समतल हो, ठीक है, वो समतल वो आ जाता है पठार। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से पठार है। तो सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उड़िया का पठार आता है, तो सबसे ऊंचा भी है और राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर उसको आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो वो 1360 मीटर आ जाती है। और फिर पूछा जाए कि आबू उड़िया के पठार के बाद में आबू का पठार आ जाता है, वो भी सिरोही में आ जाता है। और आपसे पूछा जाए कि भोराट का पठार जो कि राजस्थान का सबसे तीसरा ऊंचा उठा पठार है, उड़िया आबू और फिर भोराट का पठार आ जाता है। तो इस प्रकार हो गई। फिर आपसे पूछा जाए ऊपरमाल का पठार जो कि भीलवाड़ा से भैंसुरगढ़ के मध्य है। आपसे पूछा जाए मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में है, जो फिर राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी मेसा के पठार पर स्थित है। फिर आपसे पूछा जाए क्या और पूछा जाए कि नेक्स्ट पठार की अगर हम बात करें तो लासोड़िया का पठार आ जाता है। अगर आपसे लासोड़िया के पठार की बात करी जाए तो ये भी उदयपुर में है। और इसके पास में क्या है कि जो अपने जैसलमेर जिला है वो भी लासोड़िया के पठार में लासोड़िया का पठार है उसके पूर्व में स्थित है। और अगर आपसे लासोड़िया के पठार की लगभग ऊंचाई पूछी जाए तो 350 से 650 मीटर ऊंचाई है। फिर उदयपुर में एक देशहरों का पठार भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा हुआ पठार। ऊंचाई के आधार पर हम सबसे पहले उड़िया के पठार की बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। अगर हम उड़िया के पठार की बात करना चाहें, उड़िया के पठार की, तो उड़िया का पठार है वो सिरोही में है। सबसे पहली बात सिरोही में। अगर हम इसकी ऊंचाई देखना चाहें तो इसको ऊंचाई की अगर बात करें तो 1360 मीटर आ जाती है। इस पठार की सबसे मुख्य विशेषता है कि राजस्थान का बोल दो चाहे अरावली का बोल दो, सबसे ऊंचा पठार है। अरावली का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार हो गया। अब बात करते हैं कि ये सिरोही में हो गया, इसकी ऊंचाई भी देख ली। और अब बात करेंगे जो राजस्थान का अपना माउंट आबू शहर है वो भी इसी पठार पर है। और राजस्थान की जो सबसे ऊंची पानी की ऊंचाई पर स्थित जो मीठे पानी की अपनी झील आ जाती है नक्की झील, वो भी इसी पठार पर आ जाती है। तो अगर हम बात करना चाहें नक्की झील भी इसी पठार पर है, नक्की झील भी आ जाती है। और अपना जो माउंट आबू शहर है, माउंट आबू
शहर, यह भी उड़िया के पठार पर ही है, ठीक है। जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है और सबसे मीठे पानी की झील राजस्थान की नक्की झील, वो भी उड़िया के पठार पर आ जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा अपना पठार की अगर हम चर्चा करना चाहें तो उड़िया के बाद में मैंने आपको आबू का पठार बताया था। आबू का पठार भी सिरोही में आ जाता है। आबू का पठार जो कि सिरोही में है। अब बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगर इसकी ऊंचाई की बात करना चाहें आबू के पठार की, तो उड़िया के पठार की 1360 बताई थी, और इसकी बात की ऊंचाई की बात करना चाहें तो 1295 मीटर आ जाती है। फिर बात करें कि इसकी और क्या विशेषता है, तो सबसे ऊंचा उठा हुआ पठार उड़िया का हो गया। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा उठा पठार आ जाता है, दूसरा ऊंचा पठार आ जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार उड़िया का, फिर आबू का पठार आ गया। अब बात करना चाहिए कि उड़िया का पठार हो गया और राजस्थान का दूसरा हो गया, इसकी ऊंचाई भी देख ली और ये किस जिले में है वो भी देख लिया। अब बात करना चाहिए हम राजस्थान की जो तीसरा पठार आ जाता है अपना, इसकी बात करना चाहिए तो वो आ जाता है भोराट का पठार। भोराट का पठार, अगर भोराट के पठार की बात करें ये किस जिले में है, तो भोराट का पठार राजस्थान के 2 जिलों में यानी कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ से राजसमंद के मध्य है। कुंभलगढ़ राजसमंद से किसके मध्य, राजसमंद से आ जाता है ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर के मध्य, ठीक है। अब इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करना चाहिए, हमने उड़िया की 1360 देखी, आबू की 1295 मीटर देखी ऊंचाई। अगर भोराट के पठार की अगर हम ऊंचाई देखना चाहें तो 1225 मीटर आ जाती है, ठीक है। ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा उठा पठार भी है, उड़िया का, आबू का, और तीसरा नंबर किसका आ जाता है, भोराट का। तीसरा सबसे ऊंचा पठार, तीसरा सबसे ऊंचा पठार आबू बेराट का आ जाता है पठार। फिर बात करना चाहेंगे भोराट के पठार की और क्या विशेषता है, तो राजस्थान के संदर्भ में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करता है, क्योंकि भोराट के पठार से जो पूर्व की नदियां निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो भोराट के पठार से पश्चिम की नदियां निकलती है वो अरब सागर में, और जो पूर्व की ओर निकलती है वो किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो सबसे मुख्य विशेषता भोराट के पठार से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जो जल विभाजक का कार्य कौन सा पठार करता है, तो भोराट का पठार करता है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य भी यही करता है, जल विभाजक का कार्य, जल विभाजक का कार्य, क्योंकि अरब सागर, जो कि अरब सागर वह बंगाल की खाड़ी के मध्य करता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मध्य। अब बात करें, मान लो ये अपना भोराट का पठार आ जाता है कुंभलगढ़ राजसमंद से उदयपुर के मध्य, ठीक है। ये कुंभलगढ़ के राजसमंद से किसके मध्य हो गया, भोराट का पठार आ गया अपना ये, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जो इसके पूर्व में जो नदियां निकलती हैं तो वो तो जाती है बंगाल की खाड़ी में, और जो इसके पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं वो किस में जाकर गिरती है, अरब सागर में। इस प्रकार इसी कारण से जल विभाजक का कार्य करता है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। इस बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पठार की, कौन सा आ जाता है, जो कि चौथा पठार आ जाता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, अगर इसकी चर्चा करें ये किसके मध्य है, तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसुरगढ़ के मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ था, उसी बिजोलिया की बात कर रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा से साधु सीताराम दास वगैरह वो आंदोलन में पढ़ेंगे पूरा। बिजोलिया भीलवाड़ा से किसके मध्य, भैंसोरगढ़, जो कि किसके मध्य है, चित्तौड़गढ़, यानी भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। बिजोलिया सीधा नाम ये एग्जाम में ये आता है, बिजोलिया से भैंसोरगढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है और भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य है। राजस्थान का चौथा सबसे ऊंचा पठार भी बोल सकते हैं मेसा का पठार। अब नेक्स्ट विशेषता बात करते हैं नेक्स्ट पठार की, वो आ जाता है मेसा का पठार, ठीक है। बात करते हैं मेसा का पठार की विशेषता की। मेसा का पठार सबसे पहले किस जिले में है, जिस पर एक दुर्ग भी है अपने राजस्थान का, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह पठार किस जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ आ जाता है, चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछा जाए जो अपना मेसा का पठार हुआ बेड़च और गंभीर दो नदियों
द्वारा अपरदित पठार यानी इसके आसपास दोनों साइड एक बेड़स नदी आती है और एक गंभीर नदी। इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि ये जब दुर्ग हम कला संस्कृति में स्टार्ट किया है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताऊंगा कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिलता रहे कब क्या वीडियो मिल रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट पठार की, जो कि अपना मानदेसर का पठार आ जाता है। अब सीधी सीधी जिले कौन कौन से जिले में है वो पठार वो लिख लेते हैं। मानदेसर पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। फिर एक पठार इंपोर्टेंट बच जाता है, उसको थोड़ा और देख लेते हैं, लासोड़िया का पठार, लासोड़िया का पठार। अगर इसकी बात करना चाहिए ये किस जिले में है तो यह जिला आ जाता है उदयपुर। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह जैसलमेर के जिले, जो अपनी उदयपुर में जैसलमेर जिला है उसके पूर्व में स्थित है। और अगर ये बात करें कि राजस्थान का सबसे कटा फटा उबड़ खाबड़ वाला पठार भी आ जाता है, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि राजस्थान का सबसे कटा फटा या उबड़ खाबड़ वाला पठार है, राजस्थान का सबसे अधिक कटाफटा, या इसको बोल सकते हो राजस्थान का सबसे कटाफटा हो गया, और या फिर उबड़ खाबड़ खोबड़ पठार। बात करने का ये पठार इस प्रकार का है, ठीक है, कहीं अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है तो कटाफटा की तरह इसकी आकृति दिखाई देती है। फिर बात करते हैं कि अपना दूसरा नेक्स्ट पठार आ जाता है, उसका नाम आ जाता है लासोड़िया का पठार। लासोड़िया का पठार, अगर हम लासोड़िया के पठार की बात करें तो यह उदयपुर में आ जाता है। हमने लासोड़िया तो पढ़ लिया, लासोड़िया पढ़ लिया, मानदेश पढ़ लिया, मेसा पढ़ लिया, उपरमाल पढ़ लिया, बेरोट पढ़ लिया और आबू पढ़ लिया, और एक बच गया लासोड़िया के बाद में एक पठार बच जाता है अपना देशहरों का पठार, देशहरों का पठार। अगर देशहरों पठार की हम विशेषता की बात करना चाहें तो ये सबसे पहले उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। इसकी और बात करें तो ये जरगा, जो उदयपुर में जरगा की पहाड़ी है और रागा की पहाड़ी है, उसके मध्य जो हरा भरा रहने वाला भूभाग है, इसके जरगा की पहाड़ी और रागा की पहाड़ी के मध्य जो हरा भरा रहता है उसे देशहरों का पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि उदयपुर में है, जो कि देशहरों उदयपुर और जरगा और रागा की पहाड़ी के मध्य स्थित आ जाता है। वो आ जाता है अपना कौन सा पठार, देशहरों का पठार। अब बात करते हैं हम राजस्थान की, एक और पठार बच जाता है जो कि भोराट का पठार है, उदयपुर डूंगर और बांसवाड़ा के मध्य आ जाता है, उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। इसका भोमट नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है वो भोमट जनजाति निवास करती है। यहीं पर एक किला जो अपने एक आंदोलन शुरू किया था मोतीलाल तेजाब जी ने, आंदोलन में पढ़ेंगे हम, उसका आंदोलन भी इसी भोराट के पठार से ही किया गया था भील जाति के लोगों के द्वारा। अब बात करते हैं कि उसको और देख ले साथ में। बात करें अगर एक पठार बच गया उसकी बात कर लेते हैं साथ में ही, जो कि कौन सा पठार आ जाता है, भोमट का पठार। बात करें एक ही जिले में तो भोमट जनजाति के कारण इसका नाम भोमट पड़ा। अगर इसकी हम जिले की बात करना चाहें किस जिले में है भोमट का पठार तो यह आ जाता है उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, ठीक है, उदयपुर डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा के मध्य। अगर बात करना है कि इसी भोमट जनजाति इसी पठार पर निवास करती है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, भोमट का पठार पड़ा। तो भोमट जनजाति इसी पठार पर निवास करती है, भोमट जनजाति निवास करती है, ठीक है। यहीं से एक ही आंदोलन जो शुरू किया था मोतीलाल तेजाब
जी ने वो भी यहीं से स्टार्ट किया था। इस प्रकार हमने राजस्थान के जो प्रमुख पठार थे, राजस्थान के जो दक्षिणी अरावली के जो दर्रे थे, उसकी आज के सेशन में चर्चा की। अब राजस्थान की यानी कल के सेशन में हम राजस्थान की अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियाँ बच गई उनके अध्ययन करेंगे और उनको कौन कौन से स्थान पर किस किस नाम से जाना जाता था। एक अपना टॉपिक वो बच जाता है और जो भी अपने बाद में अरावली का और बचे हुए पॉइंट की बात करके फिर हम राजस्थान का जो चौथा अपना भौतिक प्रदेश बच जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।